हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहू, आज शाम के खाने में दाल चावल और भुजिया बना लियो। बहुत दिन हो गए खाए हुए। माँ जी, आज मैं बाहर जा रही हूँ विपुल के साथ। जब वापस आऊंगी तो आपके लिए बाहर से कुछ लेते आऊंगी। बाहर जा रही है? पर तुझे ये किसने कहा कि तू बाहर जा रही है? माँ जी, विपुल जी ने ही आज सुबह कहा था कि मैं शाम को तैयार रहूं। वो मुझे एक सरप्राइज देने वाले हैं और मैं जानती हूँ कि वो सरप्राइज कुछ और नहीं बल्कि आज शाम का डिनर ही होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे शाम का डिनर बाहर करना काफी अच्छा लगता है। बहू, तू उसकी बात पर ध्यान क्यों देती है? तू जानती है ना, वो बोलता तो बहुत कुछ है पर करता उसका 1% है। इसीलिए मैं कहूँगी तू खाना बना ले, उसकी राह मत देख। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे गोली दे जाए। माँ जी, बस भी कीजिए ना। अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। और हाँ, मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना है। तू मेरे लिए घर में ही कुछ बना दे। अपनी सास की बात सुनकर नताशा अपनी सास के लिए खाना बनाने के लिए रसोई भी जाती है। आज नताशा काफी खुश थी और वो खुश होती भी क्यों ना। आज उसका पति शाम को उसे बाहर डिनर पर जो ले जाने जा रहा था। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और शाम से रात, पर विपुल अब तक घर नहीं आता। ये देखकर नताशा को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो विपुल कहाँ है, बस यही पता लगाने के लिए अपने पति को फोन करती है। हेलो। हाँ नताशा, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। और हाँ, मेरा वेट मत करना, आज मैं घर नहीं आऊँगा क्योंकि आज ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए तुम खाकर सो जाना। नताशा कुछ बोल पाती उससे पहले ही विपुल फोन काट देता है। बेचारी नताशा तैयार होकर बैठी थी पर विपुल उसे ठीक से बात तक नहीं करता। ये देखकर नताशा को बहुत बुरा लगता है। नताशा उदास अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी सास उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तू इतना उदास क्यों बैठी है? माँ जी, आप सही कह रही थी। वो खाली मुझे गोली दे रहे थे। उन्हें तो अपने प्रॉमिस याद भी नहीं है। हमारी नई शादी हुई है पर फिर भी वो मुझे जरा से भी टाइम नहीं देते हैं। बहू, कैसी बात कर रही है? वो तुझे टाइम इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि वो अभी अपने काम पर बिजी है। और अगर वो काम पर बिजी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। नताशा अपनी सास से बात कर ही रही थी, तभी उसके फोन पर उसकी माँ नीलम का कॉल आता है। देख, अब तो तेरी माँ का भी कॉल आ गया है, इसलिए अब तू उदास मत हो और अपनी माँ से बात कर ले। इतना बोलकर अब शांति अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद नताशा अपनी माँ का कॉल उठाती है। हेलो। क्या हुआ नताशा, तू इतनी उदास क्यों है? अब क्या बताऊँ माँ मैं आपको। नताशा आपको सारी बात बता देती है, जिसके बाद नीलम अपनी बेटी से कहती है, अरे तो क्या हुआ बेटा, दामाद जी तो अपने काम में बिजी हैं। इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? चल छोड़ इन सब बातों को। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है, कल वरुण को तेरे घर भेज रही हूँ, तो कल उसके साथ यहाँ आ जाना। वैसे भी काफी समय हो गया तुझसे मिले हुए। ये सही है, मैं माँ के घर चली जाऊंगी और इनको बताऊंगी भी नहीं। कुछ दिन इनके साथ नहीं रही ना, तब इन्हें पता चलेगा। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो खुद ही आपके पास आने की सोच रही थी। नताशा अपनी माँ से बात करने के बाद कॉल कट कर देती है और अपनी सास के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। शांति भी उसे उसके मायके भेजने के लिए राजी हो जाती है। नताशा अपने मायके आती है और सीधा जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अपनी भाभी सोनिया को वो आवाज लगाते हुए कहती है, भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज एक गिलास पानी लेकर आ जाओ ना। आ गई महारानी अपने चलाने के लिए। हाँ हाँ, ला रही हूँ ननद जी, आप आराम फरमाओ। सोनिया कुछ देर बाद नताशा के लिए पानी लाती है और उसे पानी देते हुए कहती है, ननद जी वैसे ये बताओ कि आप यहाँ कितने दिनों के लिए आई हो? भाभी, आप ये पूछकर क्या साबित करना चाहती हो कि आप मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो? भाभी, आपको क्या लगता है मैं नहीं जानती कि आप मेरे आने से कितनी खुश हो और कितनी नहीं? ये कैसी बात कर रही है ननद जी आप? भला आपके यहाँ आने से मुझे क्या ही दिक्कत है? मैं खुश क्यों नहीं होंगी? और मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि आप यहाँ कितने दिनों के लिए आई हो? सोनिया और नताशा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है। अरे क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं माँ, वो क्या है ना, आज मैं काफी दिनों बाद घर आई हूँ तो भाभी बोल रही है कि मेरे आने की खुशी में वो आज घर में कुछ अच्छा सा बनाएंगी, वो भी अपने हाथों से। पर ये मैंने कब बोला? क्या भाभी, आप भी ना, वैसे आप अच्छा मजाक कर लेती हो। चलो ये बात तो बहुत अच्छी है,
अच्छा, तुम दोनों ननद भाभी आपस में बातें करो, मैं जरा बाजार से होकर आती हूँ। अपनी बातें पूरी कर नीलम वहाँ से चली जाती है, पर नताशा की ऐसी हरकत देखकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस समय उससे कुछ नहीं कहती। नताशा खाना खा ही रही होती है कि तभी उसके हाथों से पानी का ग्लास नीचे गिर जाता है। भाभी पानी नीचे गिर गया है, जरा इसको साफ तो कर देना। नताशा तुम देख रही हो ना, मैं खाना खा रही हूँ, पानी ही तो है, तुम साफ कर दो। और वैसे भी तुमने खा तो लिया है। भाभी मैं 4 दिनों के लिए आई हूँ और आप उसमें भी मुझसे साफ सफाई करवा रही हो। लड़की अपने मायके जाती है ताकि उसको आराम मिले, पर आप है कि आप मुझसे ही काम करवाए जा रही हैं। आप अपने मायके जाती हैं तो क्या आप भी वहाँ काम करती हैं? माफ करना ननद जी, पर हाँ, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं अपने काम खुद से ही करती हूँ, आपकी तरह नहीं जो सिर्फ हुक्म देती रहूँ। दोनों ननद भाभी आपस में लड़ते रहते हैं। ये देखकर वरुण को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को शांत करवाते हुए कहता है, बस करो तुम दोनों। नताशा पानी तो है, क्या हो जाएगा, गिर गया तो साफ कर दो ना इसे। और सोनिया तुम क्या कर रही हो यार, प्यार से भी तो बात कर सकती हो ना, जब देखो तो उसके ऊपर भड़कती रहती हो। पर मैं ननद जी के ऊपर भड़की ही कहाँ? भैया आज पहली बार आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात की है, वो भी सिर्फ भाभी के चलते। भाभी के आने से आप पूरी तरह बदल गए हैं। नताशा की बात सुनकर वरुण वहाँ से चला जाता है, पर ये सारा तमाशा वहाँ बैठी नीलम देख रही थी। नीलम अपनी बेटी की हरकत समझ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और आए दिन नताशा अपने मायके में कोई ना कोई तमाशा जरूर करती। ऐसे ही एक दिन नीलम की पड़ोसन नीलम के घर आती है और नताशा को देखकर कहती है, अरे नताशा, मैं कब से तुझे देख रही हूँ, तो काफी दिनों से अपने मायके ही है। कोई बात है क्या? मेरा मतलब अभी तेरी शादी को पूरा 1 साल भी नहीं हुआ और तू है कि यहाँ अपने मायके आ गई। सब ठीक तो है ना? हाँ सब अच्छा चल रहा है आंटी। और क्या हुआ अगर मैं अपने मायके आ गई तो? अरे जो लड़की अपने मायके आकर रहती है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लड़की को पति ने छोड़ दिया हो। और वैसे भी मैं अपने ससुराल वाले को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए आप मेरे ससुराल वालों के बारे में ना ही बोलो। ये नीलम, ये तो बड़ी बदतमीज हो गई है। देखो तो कैसे कैंची की तरह कच कच जुबान चल रही है इसकी। एक तो इसके भले के लिए पूछो, ऊपर से ये ऐसे जवाब देती है। आंटी जी, आप ननद जी की बातों का बुरा मत मानो। वो क्या है ना, ननद जी थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही हैं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आज तो दामाद जी भी मेरी ननद को लेने के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा इसकी जुबान पर सुधार दे, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग इससे दूर हो जाएंगे। पड़ोसन अपनी बातें पूरी कर वहाँ से चली जाती है। विपुल जी यहाँ कैसे आ रहे हैं? मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया। पर मैंने बुलाया है नताशा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तू जब से आई है तब से तू बस अपने मायके में तमाशा ही कर रही है। जिसके बाद मम्मी जी मेरे पास आई और हम दोनों ने तुम्हारे ससुराल फोन किया, तो हमें पता चला तुम अपने सास को कुछ दिनों की बात बताकर आई हो और अपने पति को वो भी नहीं बताया तुमने। देखो नताशा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगी, इसलिए मैं तुम्हें बस इतना समझाऊंगी कि ये तमाशा करना बंद करो, क्योंकि विपुल तुम्हारे लिए कमाता है और तुम्हारी सास तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तुम उन सबकी रिस्पेक्ट करो। सोनिया जो नताशा को समझाना चाह रही थी, नताशा वो समझ जाती है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है और शाम को वो विपुल के साथ अपने ससुराल चली जाती है। सावित्री अपने बेटे हर्ष की कुंडली लेकर अपने खानदानी पंडित ब्रिजनाथ जी के पास जाती है और अपने बेटे की कुंडली दिखाते हुए बोलती है, नमस्ते पंडित जी, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी काम से मिलने आई हूँ। ये मेरे बेटे हर्ष की कुंडली है, जरा आप देखकर बताइए इसकी शादी का संजोग क्यों नहीं बन रहा। जरूर सावित्री बहन, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी हर्ष की कुंडली देख लेता हूँ। पंडित जी कुंडली देखकर हैरानी के साथ सावित्री से बोलते हैं, अरे सावित्री बहन, आपके बेटे के लिए बिल्कुल उपयुक्त कुंडली है मेरे पास, रुकिए 1 मिनट। ब्रिजनाथ पंडित जी अपने झोले से एक कुंडली ढूंढकर निकालते हैं और उसको देखते हुए बोलते हैं, ये कुंडली आपके बेटे की कुंडली से बिल्कुल मेल खाती है, कुंडली मिलाई जोड़ी है ये तो। मैं तो कहता हूँ इस कुंडली वाली कन्या से बिना देखे अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दीजिए, आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब आएगी। अच्छा पंडित जी, लेकिन ये कुंडली है किसकी? क्या नाम है लड़की का? कन्या का नाम अनुराधा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कुंडली कौन दे गया, क्योंकि पिछले महीने जब हम यहाँ नहीं थे तब जितने भी श्रद्धालु आए थे सेवकों ने सबसे कुंडली ले ली।
तो अब ये कुंडली कौन लेकर आया ये बताना तो मुश्किल है। तो अगर हमें जैसे ही सूचना मिलती है हम आपको बता देंगे। जी पंडित जी, धन्यवाद। सावित्री अपने घर लौट जाती है, लेकिन उसके दिमाग में पंडित जी की बातें घूम रही होती हैं, जिसके चलते वो घर आकर सोफे पर बैठकर खुद से बोलती है, पंडित जी को वो कुंडली जरूर इसी शहर में से किसी ने भेजी होगी। मुझे ही ढूंढना होगा कि आखिर ये कुंडली वाली लड़की कौन है। कहीं उस लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया हो तो। सावित्री अपनी सोच में खोई थी। इतने में सामने सीढ़ियों से हर्ष अपने हाथों में अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ किस सोच में खोई हुई हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। अनुराधा, अनुराधा कहाँ मिलेगी ये अनुराधा? ये माँ भी ना किसी अनुराधा को ढूंढने में लगी है। खैर मुझे क्या, मैं चलता हूँ। हर्ष अपनी बाइक लेकर अपने दोस्तों के पास जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में रॉन्ग साइड से अपनी स्कूटी पर आ रही अनुराधा की टक्कर हर्ष से हो जाती है और वो अपनी स्कूटी और पीछे बैठी अपनी दोस्त काया समेत गिर जाती है, जिस पर गुस्से में अनुराधा उठकर हर्ष से बोलती है, ओ मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? आंखें हैं या बटन? मेरी स्कूटी और मुझे गिरा दिया। आंखें तो आपकी बटन है। पहली बात तो ये ना आप खुद रॉन्ग साइड से आ रही थी, और दूसरी बात ये कि आपने मुझे खुद ठोका है और आप खुद विक्टिम बन रही हो। सब कहते हैं लड़कियों के दिमाग ना उनके घुटनों में होता है। आज पता चल गया, ये बात बिल्कुल सच है। वाह वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अभी पुलिस को बुलाती हूँ। आरू यार रहने दे, हम पहले इतना लेट हैं, चलना। और वैसे भी गलती तेरी थी, तो अब बहस मत कर। जाइए मिस आरू जाइए। अब तो आपकी दोस्त भी कह रही है कि गलती तुम्हारी है। तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और काया, तुम मेरी दोस्त हो या इसकी? अब चलो। अनुराधा अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है और हर्ष भी अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। समय गुजरता है। एक तरफ सावित्री उस कुंडली वाली अनुराधा को ढूंढ रही होती है, तो वहीं हर्ष और आरू की टक्कर भी कई बार होती है, जिसके कारण उनके बीच पनपी नफरत की दीवार अब दोस्ती की दीवार में बदल जाती है। और एक रोज हर्ष अपनी ही बाइक पर आरू को कॉफी शॉप पर लेकर जाता है, जहां पहुंचकर दोनों कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, वैसे मुझे भी लगा नहीं था कि तुम जैसी अखरू लड़की से मैं दोस्ती करूंगा। और तुम कितनी खुश नसीब हो यार, जो तुम्हें मेरे जैसा दोस्त मिला है। तुमको पहली बार देखा था तो लगा था जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन अब सोचती हूँ अच्छा हुआ हम मिल गए। एटलीस्ट तुम जानवर से इंसान तो बन गए। वेरी फनी आरू। चुपचाप ना कॉफी पियो, आई बरी। हर्ष और आरू की दोस्ती समय के साथ गहरी हो जाती है और हर्ष के मन में आरू के लिए प्यार वाले जज्बात पनपने लगते हैं, जिस पर वो एक शाम इसके बारे में बात छेड़ते हुए अपनी माँ से बोलता है, माँ दोस्ती में प्यार हो सकता है ना? दोस्ती ही प्यार होता है बुद्धू, और ये क्या प्यार व्यार लेकर बैठा है। अच्छा सुन मेरी बात, मैंने तेरे लिए कुछ अनुराधा नाम की लड़कियों के रिश्ते देखे हैं। एक बार उनकी कुंडली मिलवा लूं, फिर जिससे तेरी कुंडली मिलेगी उससे तेरी शादी तय कर दूंगी। क्या माँ, मुझे नहीं करनी शादी यार। और ये कैसा ओल्ड फैशन नाम है अनुराधा, मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी। और एक कुंडली के चक्कर में आप मेरी शादी बिना देखे, बिना समझे, बिना सुने, बिना जाने उस अनुराधा नाम की लड़की से कर दोगी। तुझे नाम नहीं पसंद आ रहा, और मुझे इस नाम की लड़की अपने शहर में इतनी मिल रही है कि समझ नहीं आ रहा कि वो कुंडली वाली कौन सी अनुराधा है। हर्ष अपनी माँ की बातों को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब एक तरफ सावित्री सभी अनुराधाओं की कुंडली पंडित जी से मिलवा रही थी, लेकिन कोई भी कुंडली हर्ष की कुंडली से मैच नहीं हो रही थी। तो वहीं हर्ष अब अपने प्यार का इजहार करने के लिए बेताब होता है, जिसके चलते एक शाम वो एक अच्छे से कैफे में आरू को बुलाकर बोलता है, आरू मुझे नहीं पता कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन हाँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ना अब मैं ना बिना बोले रह नहीं पा रहा। तो क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? विल यू मैरी मी? सीरियसली हर्ष, आखिरकार तुमने बोल ही दिया। मुझे तो लगा था तुम बोल ही नहीं पाओगे और मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। बाय द वे आई लव यू टू। और हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। आरू की हाँ सुनकर हर्ष खुशी से उसको बाहों में भर लेता है और कैफे में मौजूद सभी लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन शादी के लिए लड़की तो मना ली थी हर्ष ने, अब माँ मनानी बाकी थी, जिसके लिए वो शाम ही अपनी माँ को घर जाकर अपने और आरू के बारे में बताते हुए बोलता है, माँ आप कहती रहती हो ना शादी कर ले, शादी कर ले, तो मैं ना इसके लिए तैयार हूँ। और हाँ, मैंने लड़की भी ढूंढ ली है।
क्या पागल है? क्या नाम है लड़की का? और मैंने कहा था ना तुझे, तेरी शादी अनुराधा नाम की लड़की से ही होगी। माँ आप कब से उस कुंडली वाली लड़की को ढूंढ रही हो यार, लेकिन वो मिली आपको नहीं ना, इसलिए अब ना आपको मेरी पसंद की लड़की से ना मिलना ही होगा और मेरा रिश्ता पक्का भी करना होगा। ठीक है, मैं मिल लूंगी, लेकिन शादी पक्की मैं कुंडली देखकर ही करूंगी। इस वक्त ना मिलने के लिए तो मना लूं, शादी के लिए तो मनवा ही लूंगा। ठीक है माँ। हर्ष अपनी माँ के साथ अगले दिन आरू के घर जाता है, जहाँ आरू की माँ काम्या उन दोनों का अच्छे से स्वागत करती है। लड़की से मिलने और बात करने के बाद सावित्री काम्या से बोलती है, बहन जी, क्या आपके पास आपकी बेटी आरू की कुंडली है? वो मुझे मेरे पंडित जी से दिखवानी है। क्या है ना, मेरा इन सब में बहुत मानना है। बहन जी अभी तो नहीं है, मैं कल शाम को आपको भेजती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं। सावित्री बस अभी रिश्ते की बात करने ही चली जाती है, लेकिन अगले दिन काम्या अपनी बेटी की कुंडली लेने उसी पंडित के पास जाती है जिसके पास सावित्री आती थी, और वहाँ आकर काम्या बोलती है, प्रणाम पंडित जी, मुझे ना मेरी बेटी की कुंडली चाहिए। कुछ महीने पहले देकर गई थी ना मैं, अनुराधा नाम है कुंडली पर लड़की का। वो क्या है ना, उसके लिए रिश्ता आया है, इस चक्कर में चाहिए थी। अच्छा, तो वो आपकी बेटी की कुंडली है। देखिए, एक लड़का है जिसकी कुंडली आपकी बेटी से बिल्कुल मिलती है। अगर उस लड़के से आपकी बेटी की शादी हो गई तो वो जिंदगी भर खुश रहेगी। इसलिए ये सलाह दूंगा, जहाँ रिश्ता आप देख रहे हैं उसे मना करके एक बार आप इस लड़के और उसकी माँ से मिल ले। मेरे आरू के लिए अगर ये घर सही है तो मैं उसको कहीं और क्यों भेजूं? ठीक है पंडित जी, आप कल लड़के को बुला लीजिए अपने आश्रम में, मैं अपनी बेटी के संग यहाँ पर आ जाऊंगी। इतना कहकर काम्या घर आती है और आरू को उसके दिखाए रिश्ते के लिए मना कर देती है। तो वहीं कुंडली वाली लड़की के मिलने पर पंडित जी का फोन सावित्री को आता है, जिनको सुनकर सावित्री भी हर्ष को आरू के लिए मना करके अगले दिन जबरदस्ती पंडित ब्रिजनाथ जी के आश्रम ले जाती है, जहाँ पंडित जी काम्या के आते ही सावित्री से बोलते हैं, सावित्री जी, वो देखिए पीछे लड़की और उसकी माँ आ रही है। सावित्री और हर्ष जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ काम्या और आरू को देखकर हैरान रह जाते हैं। साथ ही काम्या और आरू भी ये देखकर हैरानी से बोलते हैं, आप यहाँ? पंडित जी, आपने तो अनुराधा और उसकी माँ को बुलाया था, पर इस लड़की का नाम तो आरू है। आरू इसका निकनेम है, पूरा नाम अनुराधा है। क्या तुम्हारा नाम अनुराधा है? यार तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? तुमने आज तक पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बताती? और वैसे भी अनुराधा बहुत ओल्ड फैशन नाम है, मुझे नहीं पसंद। देखिए, ये अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन काम्या जी, वो कुंडली वाला लड़का हर्ष है, और सावित्री जी, जिस कुंडली के बारे में मैंने आपको बताया था वो लड़की अनुराधा है। तो आप बताइए, आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी हाँ, बिल्कुल मंजूर है। सच में ये है कुंडली मिलाई जोड़ी। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उनकी कुंडलियाँ उनके मिलने से पहले ही मिल चुकी होती हैं। सही कहा। आखिर कुंडली वाली अनुराधा हर्ष की आरू ही निकली, और इस कुंडली मिलाई जोड़ी के कारण बिना किसी रुकावट के दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। सुनीता काफी मॉडर्न थी, साथ ही शहर में रहने की वजह से वो खुद शॉर्ट्स पहना करती थी। सुनीता का बेटा रघु तमिलनाडु में रहकर अपना काम कर रहा था। ऐसे ही एक दिन रघु अपनी माँ सुनीता को कॉल करता है और कहता है, नमस्ते माँ, कैसी हो आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर लगता है कि तुम मुझे भूल गया। जब से तमिलनाडु गया है तब से मुझे जल्दी कॉल ही नहीं करता। माँ ऐसा नहीं है, आपको पता है ना कि मैं यहाँ ऑफिस का काम करने आया हूँ और बस इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता। खैर इन सबको छोड़ो, मैं ना आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और वो क्या है? माँ, मुझे ना यहाँ एक लड़की पसंद आ गई है। वो बहुत संस्कारी है, जैसे आपको चाहिए ना बिल्कुल वैसी ही है वो। माँ मैं उससे शादी करने वाला हूँ, कर लूँ ना? क्या तमिलनाडु की लड़की पसंद की है तूने? अब जब तूने पसंद कर ली है और शादी भी करने जा रहा है तो मुझसे पूछ ही क्यों रहा है? शादी के बाद ही बता देता सीधा। माँ वो बिल्कुल वैसी है जैसी आपको चाहिए, सच में, हाँ कर दो ना। ठीक है, अब तुझे पसंद है और वो संस्कारी है तो इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तेरी पसंद में ही मेरी पसंद है। अपनी माँ की ये बात सुनकर रघु काफी खुश हो जाता है और अब वो सेंथिल नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन, सेंथिल, यहाँ काफी समय हो गया है और अब तो ऑफिस का भी काम खत्म हो गया है, इसलिए अब हम अपने घर जाना चाहिए। घर मतलब मेरा ससुराल? हाँ सेंथिल, तुम्हारा ससुराल। ठीक है रघु, मैं तुम्हारा साथ चलेगा। कब तक जाना है तुम मुझको बता देना। अरे आज शाम को ही चलते हैं फ्लाइट से। माँ हम दोनों को ऐसे अचानक से देखेंगी तो उनको भी काफी खुशी होगी। ठीक है, मैं सामान पैक करता।
लेकिन रघु, तुमको ऐसे पेंट में नहीं जाने का, मेरा मतलब कि मैं तुमको लुंगी में ही देखने को मांगता। हाँ बाबा, मैं लुंगी में चलूंगा तुम्हारे साथ। इस तरह अब सेंथिल अपना सामान पैक कर लेती है और अपने ससुराल जाने के लिए एक तमिल साड़ी पहनकर तैयार होती है। साथ ही रघु भी अब अपनी लुंगी पहन लेता है और उसको लुंगी में देखकर सेंथिल कहती है, मिकुम नल्लातू। अरे सेंथिल, मैं भले ही कुछ महीने से यहाँ रह रहा हूँ, पर मुझे तमिल नहीं आती है यार, इसीलिए मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। प्लीज तुम हिंदी में बोलो। मैं कहा कि बहुत अच्छा, तुम मेरे को लुंगी में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, पर अभी बात करने का टाइम नहीं है। अभी चलो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइट छूट जाए। मैं कब का तैयार है, तुम चलो। इस तरह अब रघु और सेंथिल दोनों ही मुंबई आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपने घर भी पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही रघु की माँ दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अपने बेटे बहू को देखती है, जहाँ उसको अपने बेटे बहू के आने की खुशी थी। तो वहीं बेटे को लुंगी और अपनी बहू को साड़ी में देखकर सुनीता मुंह बनाते हुए कहती है, रघु बेटा, तू यहाँ कब आया और ये इस तरह लुंगी में क्या कर रहा है तू? सुनीता अपने बेटे से ये बात पूछ रही थी। तभी सेंथिल अपनी सास की बात को काटते हुए कहती है, बड़ा कम मामी यार। क्या बहू, ये म्यांमार नहीं, मुंबई है, मुंबई। अम्मा, मैं आपसे नमस्ते बोला। अच्छा, नमस्ते बहू। आओ, पहले तुम अंदर आओ, उसके बाद बात करते हैं शांति से बैठकर। सेंथिल और रघु अब अपने घर के अंदर आते हैं, जिसके बाद सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू देख, मुझे मेरे घर के लिए संस्कारी बहू चाहिए, पर आंटी जी नहीं। इसलिए तूने जो साड़ी पहनी है ना, इसको उतार देना जब तू फ्रेश होने जाएगी। हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई में इस तरह से साड़ी अच्छी नहीं लगती। मेरी कुछ रेपुटेशन है, तो साड़ी मत पहनना। रघु, ये तो तमिलनाडु से आई है, इसलिए इसको यहाँ का रहन सहन नहीं पता, पर तू तो जानता है ना, इसलिए तू भी इस लुंगी को निकाल कर पैंट पहन ले। मन्नी का वो मम्मा, यानी माफ करना अम्मा, पर मैं ही रघु को बोला था कि तुम लुंगी पहनेगा, क्योंकि मैं रघु को लुंगी में देखने को मांगता और मुझको बहुत अच्छा लगता, इसलिए मैं रघु को लुंगी पहनने को बोला। हाँ बहू, रघु लुंगी में बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसको बाहर भी तो जाना होता है ना। माँ, मैं समझा दूंगा। इस तरह से अब रघु सेंथिल को अपने कमरे में ले जाता है और उससे कहता है, सेंथिल, यहाँ ना सब वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं। तुमने भी देखा होगा कि माँ भी वेस्टर्न ड्रेस में थी, तो बस इसीलिए माँ ने तुमको साड़ी पहनने से मना किया। पर रघु, तुम मेरे को बोला कि अम्मा को संस्कारी पाला, यानी बहू चाहिए, तो उनके हिसाब से मैं संस्कारी है। और रघु संस्कारी का मतलब ही यही होता है कि वो अपना इंडियन कल्चर को बनाए रखे। हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ। खैर, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो पहनना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इस तरह अब सेंथिल और रघु दोनों ही फ्रेश होकर खाने के लिए आते हैं, जहाँ सेंथिल को साड़ी में देखकर सुनीता कहती है, बहू ये क्या, रात हो रही है और तू अब भी साड़ी में है? अम्मा, आप ही संस्कारी बहू मांगता तो मैं आपके जैसा संस्कारी बहू है। बहू, कपड़ों से कोई किसी को जज नहीं करता। जरूरी नहीं है ना कि संस्कारी बहू साड़ी ही पहने और जो संस्कारी बहू नहीं है वो साड़ी नहीं पहनती। पर अम्मा, मेरे को ये कपड़ा नहीं जमता, इसलिए मैं ये साड़ी ही पहनेगा। माँ रहने दो ना, वो कंफर्टेबल नहीं है वेस्टर्न में। पर बेटा, मैं क्यों बोल रही हूँ तो ये जानता है ना, इस सोसाइटी में कोई भी साड़ी वाला नहीं है। अगर इसको कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा। अम्मा, मेरे को दूसरा लोग से मतलब नहीं, मैं खुश है अपने परिवार वालों के साथ। हाँ माँ, अब बस भी करो, जाने दो। उसको साड़ियाँ पसंद है तो उसको साड़ी ही पहनने दो। अपने बेटे की बात सुनकर अब सुनीता चुप हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सुनीता की एक दोस्त नीतू सुनीता के घर आती है और उससे कहती है, सुनीता, मैंने सुना है तूने अपने बेटे की शादी एक तमिल लड़की से करवाई है, क्या ये सच है? हाँ नीतू, ये सच है, पर ये शादी मैंने नहीं बल्कि मेरे खुद के बेटे ने अपनी पसंद से की है। और तू तो जानती है, अब बच्चों की खुशी में पेरेंट्स अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं, तो बस इसलिए मेरे बेटे ने जिसे पसंद किया, मैंने उसको अपने घर की बहू बना लिया। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा तूने। वैसे बहू आने की खुशी में पार्टी देगी या नहीं? हाँ दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, बिल्कुल दूंगी यार। अपनी बहू के आने की खुशी में मैं पूरी सोसाइटी को बुलाऊंगी। आखिर सुनीता भार्गव की बहू आई है। अच्छा, तो अपनी बहू से तो मिलवा। अरे हाँ, क्यों नहीं। बहू, ओ बहू, जरा बाहर तो आना। अपनी सास की आवाज सुनकर सेंथिल अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए साड़ी पहनकर आती है। सेंथिल को साड़ी में देखकर नीतू सुनीता से कहती है, अरे सुनीता, तू अपने लिए साड़ी वाली बहू लेकर आई है। खैर जो भी कहो, पर मुझे तो नहीं लगता था कि तू यानी सुनीता भार्गव
अपने लिए साड़ी वाली बहू लेकर आएगी। अरे यार, कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए, और हम तो इंडियन हैं, इसलिए मेरी बहू ने इंडियन कल्चर को अपनाया हुआ है। जब मैं अपने घर में पार्टी रखूंगी ना, तब देखना मेरी बहू सबसे अलग दिखेगी। इस सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू ही नजर आएगी। हाँ, देखते हैं। वैसे बहू कैसी है तू? तुझे यहाँ की भाषा समझ तो आती है ना? और तेरा नाम क्या है? आंटी मैं सेंथिल, और मेरे को यहाँ का भाषा समझ आता। बहू क्या नाम बताया तूने? सैंडल? तेरा नाम सैंडल है? नहीं आंटी, मैं सेंथिल, मेरा नाम सेंथिल। अच्छा नाम है बहू। अच्छा सुनीता, मैं चलती हूँ। थोड़ी बहुत बातें करके नीतू वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही अब एक हफ्ता गुजरता है, लेकिन सेंथिल वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती, जिससे सुनीता काफी परेशान थी। ऐसे ही एक रात अब सुनीता अपने बेटे रघु को कहती है, रघु, बहू घर में आ गई है। इस खुशी में मैंने एक वेस्टर्न पार्टी रखी है। कब माँ? अगले 2 दिन बाद। और तू तो जानता ही है कि वेस्टर्न पार्टी में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, इसलिए तू बहू को बस उस रात को वेस्टर्न पहनने को बोल दियो। ठीक है माँ। अपनी माँ के कहे अनुसार ही रघु अपनी पत्नी को वो कपड़े पहनने को कहता है, पर सेंथिल कपड़े पहनने से मना कर देती है। तो वहीं खिड़की से सुनीता अपने बहू बेटे की बात सुन लेती है और खुद से कहती है, बहू अगर तू साड़ी पहनेगी ना, तो मैं भी तेरी सास हूँ, सास। मैं भी देखती हूँ तो कैसे साड़ी पहनती है। ना रहेगी साड़ी और ना पहनेगी तो साड़ी। इतना बोलकर अब सुनीता वहाँ से चली जाती है और पार्टी वाले दिन सुनीता सेंथिल की सारी साड़ियाँ छुपा देती है। तो वहीं अब साड़ी ना मिलने पर सेंथिल अपने पति को कहती है, रघु जी, मेरा साड़ी नहीं मिलता, अब मैं क्या पहनेगा? देखो ना सेंथिल, वहीं होगी। रघु, यहाँ पर एक भी साड़ी नहीं है, अब मैं क्या पहनता? हो ना हो, ये जरूर अम्मा का काम होता, पर अम्मा, मैं भी आपका बहू है, मैं भी हार नहीं मानेगा। रघु, मैं ये लुंगी लपेटता, इसलिए तुम भी लुंगी लपेट लो। इस तरह से सेंथिल लुंगी की साड़ी पहनकर नीचे हॉल में आती है, जहाँ सभी की नजर अब सेंथिल पर थी। सेंथिल और रघु को लुंगी में देखकर अब सब उनका मजाक बनाते हैं। तभी नीतू आकर अपनी दोस्त सुनीता से कहती है, सुनीता, सही कहा था तूने। तेरी तमिलनाडु की बहू पार्टी में सबसे अलग ही दिखेगी। अरे मैंने सोचा था कि तेरी बहू साड़ी ना पहन वेस्टर्न पहनेगी, पर ये तो लुंगी में आ गई। सही है तेरी असली लुंगी वाली बहू। सुनीता को बहुत इंसल्ट फील होती है और अब वो मजबूरी में अपनी बहू को उसकी साड़ियाँ दे देती है। और अब जब पार्टी खत्म होती है, तब वो ठान लेती है कि वो अपनी लुंगी वाली बहू को कभी वेस्टर्न कपड़े पहनने को नहीं कहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।